गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे यकीनियंस? क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भैया फाइनली यकीन 4.0 आपने कल से स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मोटिवेशन के साथ। और इस टाइम पर किसी रील की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके आसपास काउंसलिंग चल रहा है। बच्चों को पता चल रहा है कि यार एक मार्क्स की कीमत क्या होती है, एक मार्क्स से कैसे कॉलेज डिसाइड होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। तो जो लोग भी अभी से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ बेटा कोशिश करिएगा कि ये फ्रेश स्टार्ट आज कर रहे, और आज से ही अब ये फ्रेश स्टार्ट चलता रहे। इसको ऐसा नहीं कि बंद कर देना है कि हाँ सर फिर 2 दिन बाद कि अरे सर मोटिवेशन कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। नहीं, एकदम आवाज आ रही है भाई, कोई लैग नहीं है, कुछ भी लैग नहीं है ऐसा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जो लोग भी, कुछ लोग जो बैकलॉग से परेशान है, देखो इस बैच में मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लोग आते हैं। रीजन कि अभी तक डिसाइड हो चुका होता है कि यार नीट करना है नहीं करना है। अगर आप अगस्त में आए हो और अगस्त में सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब एक चीज डिसाइड है कि अब पीछे मुड़ के देखने का ऑप्शन नहीं है। आपने एक बार सोच लिया नीट ही करना है तो नीट ही करोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई सर अभी सर 2 महीने बाद भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मई से लेकर अगस्त तक का टाइम आपने प्रॉपरली डिसाइड करने में लगाया है। इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, शायद उम्मीद करते। इसके बाद ये नहीं सोचना है कि यार सर मैं मतलब हाँ पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा ऐसा करूंगा। बेटा ये अब टाइम है जहां से बोल सकते हैं कि अगर नीट 2026 के लिए सीरियसली फॉलो करना चाहते हो ना, बस इस बैच के साथ रहो। चुपचाप सीरियसली इस बैच को फॉलो करो। जो क्लास में होगा उसको करते जाना। ठीक है, जो क्लास में होगा वो करते चले जाना। जितना बोला जाए डीपी करने के लिए उतने क्वेश्चंस करना। नखरे मत दिखाना कि सर मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करता या नहीं करता था या करती हूं या करता करती थी। बेटा ये सब कुछ इस साल जो भी आपने पिछले साल जो भी किए हो, जिस तरह के भी पुण्य पाप किए हैं, वो सब कुछ इस साल सही करना है। और वो सबसे ज्यादा सही हो सकता है आपके 2-3 प्रोमिसेस के साथ। आज पहली दिन है तो पहला दिन थोड़ा सा हम लोग हाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन करते। मेरा नाम भाई, मेरा नाम सुधांशु है यार। मुझे लगता है अरे क्या बात कर रहे हो। मेरा नाम सुधांशु है और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन जो आपका पहले कंप्लीट होगा वो पोर्शन मैं कराने वाला हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री कराने वाला हूँ। और मुझे लगा बैच का ओरिएंटेशन लिया होगा तुमने, तो उसमें पता चल गया होगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ नए लोग हैं तो मेरा नाम हाँ। मेरी मेरी जुल्फे बेटा, एक्चुअली मेरी जुल्फे तुम्हें दिखेंगी नहीं। जैसी सिलेक्शन होगा मेरी जुल्फे तुम्हें दिखने लगेंगी, बहुत शानदार। वो मैंने छुपा रखे हैं। मेरे जो बाल नहीं है मेरे, नॉर्मली हाँ लोगों के नॉर्मल बाल होते हैं, मेरे जुल्फे हैं बेटा, वो तुम्हें नहीं दिखेंगी। जैसे जैसे तुम सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा पूरे घनघोर हाँ जुल्फे ही जुल्फे दिखेंगे तुम्हें। मैं एकदम स्मार्ट दिखने लगूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते। हाँ ऐसा ऐसा और क्या। ये बाल हटाए गए हैं भाई साहब, ये किस कसम वादे के साथ कि हाँ सर अगले साल सिलेक्शन लेके सर की सर को सर को फिर सर की जुल्फे देखेंगे। चलो बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। बस एक दो रिक्वेस्ट है वो मैं चाहता हूं। देखो कोई बैच स्टार्ट होता है तो हम सब लोग जोश में होते हैं, तुम भी जोश में होते हो, एज ए टीचर हम लोग भी जोश में रहते हैं कि भाई साहब इस बैच में ऐसा करना है वैसा करना है। जैसे अभी मैं 10 मिनट पहले यही सोच रहा था कि यार इस बैच में और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट तुम्हारे पैरेलली कहीं पर यकीन 2.0 में फिनिश कर रहा हूं और यहां स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है या किस तरह से इन बच्चों को उन बच्चों के साथ ले खड़ा किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि यार टाइम भी कम है और फिर इनको बराबरी का भी दर्जा चाहिए, बराबरी भी चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उनके लिए टाइम था, अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा तरीके से करेंगे। ध्यान से सुनना, अपनी कुछ चीजें को आदत बना लो। क्या करना है, मैं बस 2-4 आदतें बोल रहा हूं। 2-4 आदतें क्या करनी है आपको। जैसे बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमेशा अब हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे कि भाई साहब जितना हो सके आप सर देखिएगा। सर कुछ टिप्स हैं जो आपको टू अटेंड क्लास, पहले तो क्लास अटेंड करने की बात कर रहा हूं, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। पहला जो मुड़ाव है, पहला जो आपका स्टेप है वो क्लास अटेंड करने का है। फर्स्ट स्टेप क्लास अटेंड करना है सिलेक्शन के लिए। और जो क्लास अटेंड करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज मत करना। ध्यान सुनना,
चेंज मत करना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्या होती है बेटा, हो सकता है क्योंकि टाइमिंग को लेके या क्लास में क्वेश्चंस को लेके थोड़ी दिक्कत हो, तो कभी कभी हम रिकॉर्डेड देंगे आपको लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है सर लाइव ले रहे हैं रिकॉर्डेड ले रहे हैं, मुझे अपनी क्लास अगर 1 बजे स्टार्ट करनी है तो 1 सवा 1 में आके मैं स्टार्ट करूंगा, बीच में जो भी ब्रेक है मैं अपना ब्रेक लूंगा और 1 सवा 1 में आके क्लास स्टार्ट करूंगा, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड। जैसे चलो ठीक है अभी लाइव चल रहा है बट रिकॉर्डेड भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे नखरे नहीं दिखाने। क्यों? क्योंकि भैया मैं अगर जैसे एज ए टीचर मेरे से पूछोगे तो लाइव क्लास में क्या होता है, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे मेरी नजरें इधर चल रही होती हैं कि यार ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ब्लैक बोर्ड कर लेता हूं भाई, ब्लैक बोर्ड भी हो जाएगा, रुक जा। मैं बात कर रहा था टिप्स टू अटेंड क्लास की बात कर रहा था, तो सुनना ध्यान से, मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया जब भी तुम्हें लगे, जैसा भी तुम्हें लगे कि भाई साहब मुझे क्लास करनी है 1 सवा 1 का मतलब 1 सवा 1 रोज दिन आना है, चाहे जो भी क्लास का टाइमिंग हो, आपको पहली बात कि सर अटेंड क्लास रेगुलरली, सबसे पहले तो, और उसका टाइम फिक्स कर लो। सर अगर आपको केमिस्ट्री का टाइम फिक्स कर दिया ना तो ये आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं 1 सवा 1 आऊंगा, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनना, अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं कि लाइव दे रहा हूं, आपको अपनी क्लास 1 सवा 1 पे करनी है तो 1 सवा 1 पे करनी है। अगर 11 बजे लेक्चर आ रहा तो 11 बजे ही करना है, इसमें सोचना इफ एंड बट नहीं लगाना कि सर करूं कि ना करूं। पहली बात क्लास अटेंड करना है। क्लास अटेंड करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखिए जाए, सर जरूर ध्यान रखा जाए कि सर मेक शॉर्ट नोट, साथ साथ में ही वहीं पर बगल में शॉर्ट नोट्स बनाइए और नोट्स पैरेलली, आप पैरेलली बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से टाइम मत निकालो, अगर हो सकता है तो मैं खुद ही बॉक्स बना दूंगा, डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। जहां मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी करनी है वहां एनसीईआरटी रखनी है, वहां पर एनसीईआरटी यूज करना है कि एनसीईआरटी यूज कर लिया। प्लीज अपने साथ साथ एनसीईआरटी रखो। एनसीईआरटी बेटा सबसे बेसिक्स बुक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये साथ में रखनी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये साथ में होनी चाहिए। ये क्लास के साथ रखा करो कि भैया अगर कोई बोल रहा है क्लास, मतलब क्लास में ही रखना है। इसको साथ में रखना है, ये ध्यान रखना कि भैया इसको मैं साथ में रखूंगा, चाहे जो हो जाए मुझे साथ में रखना है, ताकि कोई क्वेश्चन आएगा या एनसीईआरटी टॉपिक्स जैसे सर कंप्लीट करेंगे मैं इसको रीड करता जाऊंगा। मैं आपको होमवर्क में एनसीईआरटी रीड करने का क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा कि प्लीज जाके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिक बुक है। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, जो क्लास में क्वेश्चंस होंगे ना भाई साहब, जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैं आपको क्लास के क्वेश्चंस कराऊंगा, पहला दिन है, मैं आपको फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं, आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है, खासकर फिजिकल में। लेकिन अब क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव लिखने जाओगे टाइम टेकिंग हुआ, तो हम क्लास के क्वेश्चंस को मैं एक सेपरेट पीडीएफ करके आपको जैसे ही चैप्टर एंड होगा मिल जाएगा। लेकिन सुनना ध्यान से, ये देखो सर क्लास के क्वेश्चंस को एक बात का ध्यान रखना है, क्लास के क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना सीखना है, अटेम्प्ट करना सीखना है, क्लास में अटेम्प्ट करना सीखना है। आप इसको लिखने से ज्यादा अटेम्प्ट करना सीखने फोकस करो, क्योंकि बेटा नोट्स और ये सब चीजें रखी रह जाती हैं, ठीक है। क्लास में आपको क्लास के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, और अगर आपने सीख लिया है तो प्रैक्टिस करना है। सर यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सर लिखना नहीं है, लिखना नहीं है नोट्स में, यह नहीं कि उसको लिखने में लग गए। सर आपको लगता है अच्छे क्वेश्चंस क्या करो, स्टार मार्क कर लो, सेव कर लो इमेजेस में, पीडीएफ में, पीडीएफ और इमेज के फॉर्म में। मोबाइल है सब लोग स्मार्ट लोग हैं तो सब लोग कर लो पीडीएफ या इमेज में। तो ध्यान सुनना अपने पास, जब भी तुमसे बोला जाए कि भैया क्लास अटेंड करनी है तो याद रखना, मैं बस तुमसे 2-3 चीजें ही चाहता हूं कि क्लास करो आप अच्छे से। एक तो फिक्स टाइम पे रखो, ऐसा नहीं कि टाइम ऊपर नीचे कर रहे हैं कि सर आज 1 बजे क्लास नहीं करेंगे, शाम के 6 बजे कर लेंगे, नहीं। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से भटकने की शुरुआत, पहली शुरुआत यहीं से होती है। आज पहला दिन है इसलिए पहले बता देता हूं, हर एक दिन इतना लेक्चर दूंगा भी नहीं, ऑब्वियस है मुझे भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना भाई। तो मैं पहले दिन बस बता रहा हूं कि ये मत सोचना कि 1 सवा 1 की क्लास है, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 सवा 1 मतलब 1 सवा 1 बैठ जाना है। ये नहीं कि सर आज ना दोस्त आया है तो सर एक काम करते 1 सवा 1 के बदले 6 बजे, सर तो फ्री है ही यार, सर अपना लेक्चर लेके चले जाएंगे, मैम अपना लेक्चर लेके चले जाएंगे, हम अपना कर लेंगे, नहीं।
नहीं करना है। सीधी सी बात है, ये सब हरकत नहीं करनी है। फिक्स टाइम बनाओ कि यार इस टाइम पे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सर हम ऑनलाइन मस्ती से पढ़ रहे हैं कि भाई साहब न सर अपने हिसाब से नहीं। आप जैसे ऑफलाइन जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते हैं, तो वहां जाते सुबह से शाम तक बैठते ना, तो वैसे ही यहां पर सुबह से शाम तक आपको टाइम फिक्स करो कि यहां से यहां तक बैठूंगा। उसके बाद मैं क्लास के क्वेश्चन सर के साथ प्रैक्टिस करूंगा, अटेम्प्ट करना सीखूंगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, लिखना सीखूंगा कि यार ये सब चीजें। शॉर्ट नोट्स मैं खुद ही बता दूंगा कि यार ये बॉक्स बना लो, ये क्लास में कर लो। एनसीईआरटी बगल में इसलिए रखना है ताकि आप साइड बाय साइड कर लें। दूसरी बात ध्यान सुनना, पीडीएफ आपको बेटा ऐप में ही मिल जाएगा, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको सारे कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। आफ्टर क्लास, आफ्टर फिनिश चैप्टर। ठीक है, चैप्टर जैसे फिनिश होगा आपको कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ध्यान सुनना अपने पास, इसकी दिक्कत मत लेना। पहली चीज, आपको क्लास डेली अटेम्प्ट करनी है। कोई भी बैकलॉग अगर क्रिएट कर दिया, बैकलॉग जिनको नहीं पता मैं बता दूं भैया, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। अगर बेटा बैकलॉग बना दिया, एक दिन का बैकलॉग बना दिया, 1 डे का बैकलॉग मतलब 3 लेक्चर्स का बैकलॉग, और 3 लेक्चर का बैकलॉग, समझ रहे हो, अगले दिन तुम 6 लेक्चर देख नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी है। एक दिन का बैकलॉग खत्म करने में, एक दिन का बैकलॉग अगर सीरियसली अटेम्प्ट किया जाए तो बेटा, अगर आपने एक दिन छुट्टी कर दी क्लास में, तो सीरियसली कम से कम 4 दिन लगेंगे इसको फिनिश करने में, एक दिन का बैकलॉग फिनिश करने में। ये बात अभी से लिख लो, दिमाग में फिट कर लेना कि भैया अगर तुमने गलती से एक दिन की पूरी क्लास छोड़ दी, 3 लेक्चर छोड़ दिए, 3 लेक्चर को फिनिश करने में आपको कम से कम 4 दिन लगेंगे, क्योंकि 3 लेक्चर रोज दिन चलते चले जाएंगे। सर आपका कुछ ना कुछ छूटता चला जाएगा, या तो फिजिक्स छूटेगा, केमिस्ट्री छूटना शुरू हो जाएगा, और फिर वहां से शुरुआत होती है ऐसी चीज की, मत पूछो कहां पर ऐसी चीजें शुरुआत होंगी ना, पता भी नहीं चलने वाला। तो प्लीज बेटा इस चीज को ना ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाओ फिर तुम्हें खुद ही इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। दूसरी बात क्या दिक्कत है, साइंस है, साइंस में हर एक चीज इंटरलिंक्ड होती है। आप इतना साइंस तो पढ़ के आए हो, 11th में तो हो नहीं, आपको ही पता है। अगर आप किसी चैप्टर के 5th लेक्चर में आ जाओ, नहीं समझ में आने वाला। जैसे मैं आज अगर बेसिक्स बनाऊंगा तो ऑब्वियस है कल उसका यूज करूंगा। अब कल कुछ लोग नहीं आ जाएंगे कि सर हमको क्या, अरे भैया ठीक है, ये ध्यान सुनना अपने पास, कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। बैकलॉग क्रिएट हुआ मतलब भैया गए, ये याद रखना। एक दिन का बैकलॉग 4 दिन में कंप्लीट होता है, अगर तुमने 2 से 3 दिन कर दिया तो बस बेटा उसके बाद जो तड़पन आएगी ना, उसके बाद हमारे लिए फिर कुछ नया बैच आ जाएगा, फिर वहां जाए करना फिर। क्योंकि बैकलॉग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बेटा बहुत मुश्किल होता है। आप 1 दिन 2 दिन का बैकलॉग कर दोगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक परेशान रहोगे, क्योंकि खत्म ही नहीं हो पाएगा। और किसी चैप्टर में जाओगे वहां परेशान हो जाओगे, टीचर बार बोलेगा मैं तो पीछे पढ़ाया था, आप गए। तो ये ध्यान रखना अपने पास, जरूरी से ध्यान सुनना। जब भी आपको लगे सर बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, कुछ लोगों को एक मन में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत क्या क्या होती है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको क्लास में किए हुए क्वेश्चन करने, क्लास के क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है। ध्यान सुना, क्लास में जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इधर उधर नहीं भटकना है, पहले क्लास के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। घर पे जाना है, क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्लास के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आपको एक डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसको अटेम्प्ट करना है। ये हो सकता है किसी दिन मिले, किसी दिन, आज जैसे आज नहीं है, आज डीपी नहीं, आज पहला दिन है, नहीं है, कल से आना शुरू हो जाएगा, डीपी क्वेश्चंस होंगे। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, यहां पर एक काम करते चलिएगा। इसके बाद डीपीपी के बाद मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सब के क्वेश्चंस करने हैं। अगर एनसीईआरटी के भैया आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है ना, तो आपके पास फ्री में मिलता है एनसीईआरटी का पीडीएफ, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे फ्री में मिल जाता है। जिस इंटरनेट की यूज से आप हमसे कनेक्टेड हैं, सेम इंटरनेट से आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, हो जाएगा।
हाँ, अब देख लो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसी फ्लो को मेंटेन करना है। इसके बाद अगर लगे तो भैया नीट पीवाईक्यूज करने हैं, वो क्लास में भी होंगे लेकिन आपको साथ साथ में अपने हिसाब से करने हैं। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। जेई मेंस के पीवाईक्यूज हम लोग क्लास में ये सारे करेंगे, 2019 टू 25 वाले हम लोग करेंगे। इतना काफी है, पहले इतना ही खत्म करने की कोशिश करो, इससे ज्यादा इधर उधर मत भटकना। कोई बोले कि ये किताब वो किताब, भैया टाइम नहीं है, इतना कर लो, इतना ही बहुत, मोर देन सफिशिएंट है। बस एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना यहां पर कि भैया यहां पर क्वेश्चंस को, जो भी आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, सर सेलेक्ट करो गुड क्वेश्चंस को, सेलेक्ट फॉर रिवीजन। आपको जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, चाहे वो क्लास के हो, चाहे डीपी के हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको क्वेश्चंस पता हो गया, आप किसी भी चैप्टर को खोलोगे 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जब रिवीजन करने जाओगे 400-500 क्वेश्चन एक साथ रिवीजन नहीं कर सकते। तो ध्यान सुनना अपने पास, जब भी आप रिवीजन करने जाओगे 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते। 4 से 5 आप 400-500 क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं नहीं, इतने सारे सोर्सेस को नहीं कर सकते। मोबाइल है, स्मार्ट हो सब लोग, तुम सब लोग स्मार्ट हो, तुम सब लोग स्मार्ट हो। ऐसा नहीं है, मोबाइल में फोल्डर्स बन जाते हैं, स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ का स्कैन कर लो कि यार ये चीज है, ये मुझे अपने सेव करना है। हर एक चैप्टर का ना एक गैलरी बना लो, हर एक चैप्टर को, अगर आपके पास टैब है या कुछ और चाहिए है, उसके अंदर स्मार्टली सब चीज सेव कर लो। अगर मुझसे बोला जाए तो भैया अगर 500 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे पास कम से कम 75 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड होने चाहिए, सर सेलेक्टेड फॉर रिवीजन। आपको रिवीजन करने के लिए सिलेक्टेड कर लो यार, ये चीज मुझे अब रिवीजन करने के लिए 500 नहीं करूंगा, 75 करूंगा। 500 क्वेश्चन इसलिए कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अब जब एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो पूरा 500 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ये काम शुरुआत से ही करते चलना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे शुरुआत से ही करते चलना है। तो ये शुरुआत से ही ये दिमाग में रखो कि मुझे ऐसी शुरुआत करनी है जिसका मुझे, क्योंकि देखो बेटा, अब तुम लेट आए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रेस में पीछे चलना है, हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसके साथ साथ बेटा मॉड्यूल, जो लोग हैं, जो लोग मॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूल आपके पास अगर है अपने यकीन का, तो मॉड्यूल भी आपका होमवर्क के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल क्वेश्चंस करने ही करने। मॉड्यूल के अगर आपको मिलते हैं तो मॉड्यूल क्वेश्चंस करने ही करने। पीडब्ल्यू का अपना मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, आप उसको परचेज करना चाहते हो परचेज कर लेना, पीडब्ल्यू मॉड्यूल कर लेना। लास्ट ईयर का मॉड्यूल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल से कर लो, प्रैक्टिस करो। बस मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूं, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रिवीजन के लिए वहीं पर गुड क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना। ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन फिर से सर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये जो लोग मई में शुरुआत करके बैठे हैं, जून में शुरुआत करके बैठे हैं, तुम्हारे पास वो 2 महीने पीछे जाके ला नहीं सकते। तो तुम्हें क्या करना, अभी से ही वो जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलती तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। कैसे सर, यहां पर हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, हम डीपीए क्वेश्चंस को, क्लास के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रख लेंगे, ताकि हमें बाद में पता चल जाए। हमें अच्छे क्वेश्चंस का एक जगह फोल्डर बना लेंगे, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जहां भी लगा सकते हैं, एक बना लेंगे कि मूल कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, यही मैं रिवीजन करूंगा, मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वर्क हमें करना है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, ये बस इतने ही कर लो अगले 1.5, हाँ अगले 6-7 महीने ना, बस बेटा हो गया। यहां पर जो भी आपका नाम हो, मिस्टर एक्स हो, आप एक्स से क्या बन जाएंगे, डॉक्टर एक्स बन जाएंगे। बस कुछ नहीं, इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो गई। बस सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अगर आप सही डायरेक्शन में और सही एनर्जी से चल रहे हो। अगर सही डायरेक्शन में और सही एनर्जी के साथ चल रहे हो, सही मोटिवेशन के साथ चल रहे हो, दिमाग एकदम फोकस चल रहा है, तो बेटा बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं ये बोल तो रहा हूं, 1 महीने बाद इसी बैच के अंदर गैप दिखना शुरू होगा। 1 महीने तो छोड़िए, 10 दिन के बाद जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, जब चैप्टर का लेवल बढ़ेगा, सर आधे लोग, सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, सर फलना के इंसान, हाँ उसके बर्थडे में चले गए, उसकी शादी में चले गए, उसके उसमें चले गए, उसमें चले गए। बेटा उसके बाद तुम्हारे तड़पने से एज ए टीचर मैं उस बच्चे के साथ ज्यादा ईमानदार रहूंगा जो डेली क्लास कर रहा है। किसी अब कोई शादी में जा रहा है, कोई किसी का बर्थडे मना रहा है, उसके लिए मैं बोलूं कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। ये बात डे 1 पे बोल रहा हूं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि भैया सर तो ऐसे कर रहे हैं। नहीं, आपको करना है, करना आप ही को है, पढ़ करना है तो बैठ के करो। अब तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, क्लास कैसे करनी है, क्लास कैसे करनी है, ये बात हो गई। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो कि
तुम्हें पसंद नहीं आता लेकिन बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप क्या है सर, पहले बता दूं। तीसरा स्टेप जो मुझे लगता है कि सर बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता, टेस्ट का। सर टेस्ट आपका, सर देखोगे तो आपके टेस्ट जो होंगे चैप्टर वाइज कभी कभी चैप्टर वाइज वीकली होंगे, जैसे ऐसे वीकली होंगे, 15 दिन बाद होंगे, 15 डेज पे होंगे, सर मंथली होंगे। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सर, टेस्ट देना है आपको, चैप्टर वाइज हो, सर फुल सिलेबस हो, सर पार्ट सिलेबस हो, किसी भी टाइप का टेस्ट हो। सर अभी से बोल रहा हूं, इस बैच के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको देने हैं। ये नहीं सोचना है कि सर, ठीक है, वो ध्यान सुनना अपने पास, चैप्टर वाइज हो, फुल सिलेबस हो, वीकली हो, 15 दिन बाद हो, मंथली हो, 3 मंथली हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट देना कंपलसरी है। ये ध्यान रखना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो टेस्ट देना ही देना है, कंपलसरी है बेटा। सच बता रहा हूं, जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे सर, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। अभी से याद रखना कि अगर मैं टेस्ट नहीं दूंगा, समझ जाओ कि तुम सिलेक्शन से खुद ही भाग रहे हो। सर मैं पढ़ अच्छे से रहा हूं लेकिन मैं टेस्ट नहीं देता, तो भैया तुमसे ज्यादा कामचोर इंसान कोई नहीं है। तुम चोरी ही कर रहे हो एक टाइप से। मैं सब पढ़ूंगा, सब करूंगा, बस टेस्ट देना। बेटा यहां पर टेस्ट जब देते हैं ना, तो ही पता चलता है कि रियल में मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। मुझे एंग्जाइटी इशू है, मुझे एग्जाम हॉल का प्रेशर इशू है, मुझे सर नए क्वेश्चन देखने से डर लगता है। ये सब चीजें मुझे तभी पता चलेंगी। टेस्ट जब देते हो तो ही आपको पता चलने वाला है कि यार आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। आप टेस्ट नहीं दे रहे हो मतलब समझ जाओ बेटा, फिर टाइम पास मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर इंतजार कर रही है। आज के टाइम पे इतने सारे ऑप्शन तुम्हें खुद भी नहीं पता, तो जबरदस्ती का मतलब नीट ही करना है, क्यों करना है। अब भाई बैच शुरू हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि भैया टेस्ट जितने भी आए, डे 1 से बता रहा हूं, कंपलसरी है, कंपलसरी है। इस बात को दिमाग में रख लेना कि भैया टेस्ट देना मुझे कंपलसरी। अगर टेस्ट में ही बैकलॉग हो रहा है, समझ जाओ भैया आपका सिलेक्शन का बैकलॉग होता जा रहा है। टेस्ट, पीडब्ल्यू के टेस्ट, कोई भी इधर उधर भी नहीं भटकना, पहले पीडब्ल्यू का टेस्ट दीजिए अच्छे से, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर करिए। चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा, जितना भी होगा। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट की एनालिसिस जरूर करना कि भैया टेस्ट एनालिसिस में ये पता चलता है कि तुम क्या गलती कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सब टेस्ट दे दिए और उसके बाद दोस्त से बात कर रहे हैं कि और भाई बता, हाँ टेस्ट दे दिया यार, हम बता भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बात कोई फायदे की नहीं है। टेस्ट एनालिसिस करो, खुद को समझो कि यार मैंने क्या क्या गलतियां करी, क्यों गलती हुई, नोट्स पलटो, सोचो कि यार टीचर ने बताया था, मैंने क्या किया। तो भैया ये ध्यान रखना, जितना हो सकता है टेस्ट कंपलसरी है और टेस्ट की एनालिसिस भी कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा पक्का। तो तीन ही सक्सेस के लिए अभी बता रहा हूं। नीट 2026 देना चाह रहे हैं, नीट 2026 सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया क्लास के टिप्स, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस और सर रिवीजन एंड टेस्ट। बस याद रखना 3 ही स्टेप हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है नीट निकालना, बस 3 ही स्टेप हैं। इसी को रिपीट मोड पे करते रहो, डेली के डेली, बस इन्हीं 3 स्टेप से सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन हाँ रखिए खुद के ऊपर। बस क्लास लेनी है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। क्लास लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन लेना, टेस्ट देना। बस इसी को रिपीट मोड पे डाल दो, अगले 8 महीने तक हो जाएगा सिलेक्शन। बस याद रखना, मेरी तरफ से भैया मूल मंत्र यही है, ले जाओ। तुम्हारे लिए अभी से बोल रहा हूं, तुम कहां से आए हो, किधर से आए हो, क्या बैकग्राउंड है, 200 नंबर आए हैं कि 100 नंबर आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भैया तुम्हारा क्या था, सर पिछले साल नीट में क्या हुआ, पिछले साल तबीयत क्या थी, तुम्हारा क्या हुआ, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। आज से अभी से करना शुरू कर दो। इस बैच के अंदर क्लास लो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बात खत्म। इसी को रिपीट मोड पे बस ये बोरिंग काम अगले 6-7 महीने कर दो, सिलेक्शन लेके चले जाओ, बात खत्म। तो अगले साल आगे बोलना कि सर ये हुआ, बस। हाँ अरे 7-8 महीने जो भी है। चलो ब्लैक कर लेता हूं यार, मुझे भी हाँ ब्लैक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो बस यही कुछ बेसिक बातें बतानी थी, बाकी अब कहानी को शुरू करते हैं। हाँ कहानी को शुरू करते हैं, ये ध्यान सुनिएगा। चलिए आइए आपसे अब
हो गई, मेन कहानी की बातें हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, बहुत मोटिवेशन, बहुत सारा, अभी आपका मोटिवेशन ही बहुत हाई होगा कि अब वैसे आप कुछ करने के लिए आए हैं, तो अभी तो दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन डिप होता है 2-3 दिन बाद। जैसे आज की क्लास जब शुरू हो रही है, तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा सैटरडे तक आते आते आपको पता चलना शुरू हो जाएगा क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान सुनना अपने पास, जब भी मिले याद करना अपने को, हम लोग क्या करने के लिए बैठे हैं, सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं, हम और तुम इसलिए मिल रहे हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत सारे लोग, बहुत हम लोग से बहुत स्मार्ट लोग बैठे पड़े हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। तुम उनको छोड़ के अगर हमारे पास आए हो, इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। हम इतने काबिल तुम्हें बनाना चाहते हैं कि तुम सिलेक्शन लेके अगले साल इस टाइम पर मेडिकल कॉलेज आके ऐसे करके फोटो खिंचवाओ या ऐसे करके फोटो खिंचवाओ। ठीक है, तो इसी के लिए बैठे हुए हैं। शुरू करें, स्टार्ट करें बहुत बेसिक से। अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, उतने बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। बस उम्मीद करता हूं साइड बाय साइड आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे और रिपीट करते चलेंगे। ठीक है ना, साइड बाय साइड आप लोग भी साथ साथ करते चले और रिपीट करते चले। मेरा पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं बता देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन क्या है, तो सर फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन ये है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर एनसीईआरटी में इसी चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाता है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करके आ जाएगा। पहला चैप्टर यही है, पहला चैप्टर यही है हमारे पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है सर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री है। एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक साथ आते हैं, रेडॉक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और आज के टाइम पर ये वाली चीज नई ऐड हुई है, ये वाली चीज नई ऐड हुई है, तो इसको भी हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट में आके फिनिश करेंगे, लास्ट में आके फिनिश करेंगे। ये सिलेबस है, यही करना है बस। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि आपको मैथ्स का यूज कराया जाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग, जो लोग बायो लेते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स नहीं चाहिए, मैथ्स नहीं करनी है, बट यहाँ रियलिटी ये है, फिजिक्स में भी मैथ्स होगा और फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स पूछा जाएगा। तो भैया मेंटली प्रिपेयर रहिए, कैलकुलेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, डन। रिकॉर्डेड आ जाएगा बेटा, जब जब रिकॉर्डेड की बात आ जाएगी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ, जैसे ही अब आगे जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि अभी तो शुरुआत, आज पहला दिन है, तो मैं ही नहीं बोलूंगा पहले दिन रिकॉर्डेड, ऑब्वियस है। जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे निकलेंगे, हम आगे चलते चले जाएंगे और रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। चलिए, सबसे बेसिक सी चीज से शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री होती क्या है। सीधी सी बात ये है, सबसे बेसिक सी चीज, एक लाइन का डेफिनेशन है। एक लाइन का डेफिनेशन क्या बोलता है केमिस्ट्री में, कि अगर हम बोले कि केमिस्ट्री किसकी बात कर रहा है, तो साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सीधी सी बात ये है कि साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसके बारे में बोलूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर किसको बोलते हैं, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहां छोटी मोटी बातें नहीं होती, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मतलब हम पढ़ते बहुत एटम्स एंड मॉलिक्यूल से चालू करते हैं, जैसे आज मैं एटम एंड मॉलिक्यूल से चालू करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि यार ये सब चीजें क्या क्या बना रही हैं। एटम और मॉलिक्यूल से जो कहानी आज स्टार्ट होगी भैया, 10 दिन बाद देखेंगे आप कहां से कहां पहुंच चुके होंगे। तो तैयार हो जाइए, साइंस का वो पोर्शन जहां पर किसको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जो किसको डील करता है सर, जो किसको डील करता है, जो डील करता है किसके बारे में सर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, कौन कैसे बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी इंटरेक्शन ऑफ मैटर से, कि सर कोई मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है, किस तरह से कंपोजिशन दिखती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। हाँ, ध्यान सुना। अरे अब यार ये वाली पीपीटी अब आ गई है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब इसके बाद मैंने ब्लैक कर दिया है भाई, इसके बाद ब्लैक ही आएगा तुम्हें। हाँ, इसके बाद ब्लैक ही आएगा, डोंट वरी, ब्लैक ही आएगा, डोंट वरी। हाँ, साथ साथ में ये 2 लाइन लिखनी है भाई, 2 लाइन लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, 2 लाइन लिखने में कितना ही टाइम लगने वाला है भाई। अरे ब्लैक ही पीपीटी आ जाएगी, जल्दी लिखो, जल्दी। चलो, अब मैं बात करने वाला था कि साइंस में केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री कैसे कैसे काम कर रही है अपनी। ठीक है, चलो अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। सुनना भाई साहब, यहां पर फिर से बहुत बेसिक से चालू कर रहा हूं। जो लोग बेसिक बेसिक चिल्लाते हैं बेटा, यहीं पर रहना, दिमाग में कोई और थॉट, कोई किसी की याद, किसी की बात,
किसी को कुछ बोलना, ये सब याद करोगे थोड़ी देर बाद आप भी लगेगा कि भाई क्या हो गया। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, अब स्टार्ट करने वाला हूं तो सुनना, क्योंकि अब मैं यहां से लिखना चालू करूंगा और आप भी साथ साथ में देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे, जितना मैं लिखूंगा उतना ही लिखते चलेंगे। सर लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, जहां डेफिनेशन आएगी वहां मैं बता दूंगा, हाँ लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन लिखने के लिए अब अलग से टाइम नहीं मिलेगा। साथ साथ में सीखते चलना और प्रैक्टिस करते चलना, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, पक्का एक बार सोच लो, स्टार्ट कर लें तो चलो स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे बेसिक सी चीज से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको बोलते हैं एटम, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसको मैटर का सबसे छोटा यूनिट बोला जाता है कोई भी। सर एटम क्या है, सर एटम क्या है, सर एटम क्या है, जैसे हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, हीलियम ऐसे लिखा है, नाइट्रोजन ऐसे लिखा है, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। एटम क्या है, सबसे छोटा सा। सर सबसे छोटे से यूनिट ऑफ मैटर को, ध्यान सुनना, एक लाइन की डेफिनेशन है, साथ साथ में लिखते चलना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। सर एटम हो सकता है, सर एवरी एलिमेंट्स कैन exist or cannot exist in form of एटम। सर कोई एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट कौन करता है, सर कौन एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा, नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस क्या करते हैं, सर एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस एग्जिस्ट कैसे, सर देख लो, सर हीलियम है, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है। सर आयरन रॉड जैसे आयरन रॉड है, सर आयरन का रॉड अपना एग्जिस्ट कर जाएगा। सर आयरन ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है कि अकेला भी। सर कहीं कहीं डायमंड है, ग्रेफाइट है, सर वो क्या करने शुरू कर देते हैं, देखेंगे तो वो अपने पास मेन लेके, सर आयरन, सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये छोटा छोटा स्टेटमेंट है कि एलिमेंट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एटम, कि भैया एटम के फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे हीलियम का हमेशा एटम मिलेगा, नियॉन का एटम मिलेगा, इन सब का एटम मिलेगा। लेकिन सर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, अकेला एग्जिस्ट कभी कभी नहीं कर पाता है, तो एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, सर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनना, वो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जल्दी लिखते चलो भाई साहब, जो लोग लिखने के लिए भाई अलग से टाइम नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, अलग से कुछ टाइम नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कि भैया आप सबसे छोटे यूनिट को पकड़ लो। कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर भी जाएंगे, कुछ नहीं एग्जिस्ट करते हैं। कुछ नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। क्या होता है मॉलिक्यूल, सर मोर देन वन एटम। सर जहां भी एक से ज्यादा हुआ, मोर देन वन एटम ऑफ मे बी सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, या तो सिमिलर एटम एक साथ जुड़ जाएं, और ध्यान सुना, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, कि भाई साहब अगर एक से ज्यादा एटम हुआ, तो ध्यान सुनना, इसका एक से ज्यादा एटम हुआ, जैसे ये देख लो, ऑक्सीजन है, O2 हो गया, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, सर ऐसे करके सल्फर एग्जिस्ट करता है एसिड के फॉर्म में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। सर ये देख लो, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, शायद दिख रहे होंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम्स में, सर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के 8 एटम्स, फास्फोरस के 4 एटम्स है। ये क्या है सर, ये क्या बता रहा है कि 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, O2 गैस एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है, S8 एग्जिस्ट करता है, P4 एग्जिस्ट करता है नेचर में। क्योंकि सर एक एटम एग्जिस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं सर, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सर? वो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। O2, N2, H2, H8, V4 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एक से अब अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स भी आ सकते हैं सर, ये भी मॉलिक्यूल्स ही कहलाते हैं, इनको भी मॉलिक्यूल्स ही कहा जाता है सर, ये भी मॉलिक्यूल्स ही कहलाएंगे सर। देख लीजिए ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। एक से ज्यादा एटम्स को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा सर। एक से ज्यादा एटम्स को क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बोला जाए, भैया साथ साथ में लिखते चल यार। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड देना चाहता हूं कि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने से ज्यादा बेटा टाइम पास में मतलब होता है। तो रिकॉर्डेड में ये फायदा होता है कि बच्चे कम टाइम में ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है सर, देख लीजिए मॉलिक्यूल्स में। हाँ, अब देखिए इतनी बड़ी बात, इसमें एक हंसराज भाई साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि सर एटम क्या होता है समझ नहीं आया। बेटा हाँ, 9th-10th में तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं किसने बोल दिया कि 8th में आ जाता है एटम, शायद 8th या 9th में आ जाता है हंसराज भाई साहब। हाँ देख रहे हो, अब उससे क्या हो जाएगा कि भाई वो चाहता है कि तुम्हारा हाँ टीचर जो है फ्रस्ट्रेट हो, एटम सर क्या होता है समझ नहीं आया। बेटा हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट, तुम्हारे दिमाग का छोटा 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 पीस करते हैं ना, तो लास्ट में एटम बचता है उसको एटम बोलते हैं। वो अब अकेला एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है सर। कुछ लोगों का अकेला एग्जिस्ट कर जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं एग्जिस्ट करता, वो साथ में एग्जिस्ट करते हैं सर। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ध्यान सुनिएगा सर, अब यहां पर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं सर, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स में जब भी आप एटम, एक से ज्यादा एटम होते हैं, तो वहां पर एक वर्ड यूज होता है एटॉमिसिटी। वहां पर एक वर्ड यूज होता है एटॉमिसिटी। ध्यान सुनिएगा, इसको हम एक वर्ड यूज करेंगे एटॉमिसिटी। भैया फोकस पूरा का पूरा इधर ही, ध्यान से रखो, अपने पास दिमाग इधर। सर क्या बताता है? एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू, एटॉमिसिटी किसी का पूछे तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अगर तुमसे कोई पूछ दे एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी बेटा क्या होता है? कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं सर। उसी को क्या बोल देते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे एग्जांपल ले रहा हूं CO2 का, बेटा CO2 को देखो सर, कार्बन का कितना एटम है? जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन बताओ, तो कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे यहां पर? सर 1। कैसे सर? C1 है सर, C के नीचे 1 है। किसी का भी फॉर्मूला देखोगे ना, तो उसकी एटॉमिसिटी के बारे में सोचना शुरू कर दो। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है सर। एटॉमिसिटी कार्बन की कितनी है? 1। ऑक्सीजन की जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है बेटा, क्योंकि कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है सर। इस पूरे मॉलिक्यूल्स की अगर टोटल एटॉमिसिटी पूछ दे, टोटल एटॉमिसिटी पूछ दे, या फिर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दे, और एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दे, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ देगा तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा सर? उस केस में आंसर 3 आ जाएगा। टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। डन। कुछ भी जो नीचे लगा होता है ना, किसी भी फॉर्मूले को जब तुम देखते हो, जब किसी फॉर्मूले को तुम देखते हो ना, ये देख लो सर, किसी फॉर्मूले को जब तुम देख रहे हो तो सर हाइड्रोजन के नीचे जो 3 लगा है वो उसकी एटॉमिसिटी है सर। हाइड्रोजन के नीचे जो 3 लगा है वो उसकी क्या बता रहा है सर? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है 3। मैं बात करूं एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस की, तो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस ये हो रहा है सर। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 1 है सर। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी सर? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 4 हो जाएगी। 314 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 314 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं टोटल एटॉमिसिटी पूछ दूं कि पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताओ, टोटल एटॉमिसिटी, या फिर साथ साथ में भैया लिखते चलना एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दूं, तो भैया मॉलिक्यूल के अंदर कितना हो जाएगा? 3 + 1 + 4 सर 8 आ जाएगा सर। ये बात आप पकड़ पाएंगे कि एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी समझ में आ रहा है? कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल C6H12O6। अगर ग्लूकोज के बारे में मैं बात करूं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है,
सर ग्लूकोज के बारे में बात करूं तो भैया इसके केस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मेरी इतनी मजाल कि मैं इसको लिख पाऊं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज, सर एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल, तो उसके पास 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, या कार्बन की एटॉमिसिटी प्लस 6 एटम्स ऑफ, से 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और 12 एटम्स के बदले 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्या ये बात लिख सकता हूं? फॉर्मूला देखो और सोच सकते हो। सर उसकी एटॉमिसिटी तुमसे पूछे, उसकी एटॉमिसिटी पूछे, उसके बारे में पूछे, सर मैं एटॉमिसिटी टोटल पूछ देता हूं, सर टोटल एटॉमिसिटी बताओ, सर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। या फिर उसके फॉर्मूले को देख के मैं ये सोच सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, सर 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम्स इसके हैं, एटॉमिसिटी बता सकते हो। याद रखना, जब भी तुमसे बोलेगा एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। अच्छा, एक मॉलिक्यूल के अंदर निकाल सकते हो, फॉर्मूले से पता चल रहा, अब लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना कि भाई फॉर्मूले से दिख रहा है कि सर फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो, अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो कि सर 10 मॉलिक्यूल दिए हुए, 10 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं किसके? C6H12O6 के, हैज डैश एटम्स ऑफ कार्बन, डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डैश एटम्स ऑफ कार्बन, डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा? बेटा लाइव क्लास होगी कि रिकॉर्डेड, इस बात को क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई फोकस करो। लाइव होगी तो लाइव कर लेना, रिकॉर्डेड होगी रिकॉर्डेड कर। तुम पढ़ने आए हो कि मतलब ऑप्शन चीज कहाँ है? ठीक है, लाइव लेगा तो ठीक है, रिकॉर्डेड लेगा तो अबे तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें क्या बोला, फिक्स टाइम पे आना है, चुपचाप पढ़ाई करना है। मैं ही पढ़ा रहा हूँ, चाहे लाइव पढ़ाऊँ चाहे रिकॉर्डेड पढ़ाऊँ, ठीक है। इस बात से अलग थोड़ी ना हो जाएगी केमिस्ट्री की। लाइव लाइव में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, एज ए टीचर टाइम कम है तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन थोड़ा मैं भी अवॉइड करना चाहता हूँ। अब मैं चैट बंद कर दूंगा तो मुझे आंसर नहीं आएंगे ना, मैं चाहता हूँ इंटरेक्शन। जब लाइव आ रहा हूँ तो इंटरेक्शन चाहूंगा। अब रिकॉर्डेड होगा तो ऑब्वियस है मैं फिर आपसे फाइनल आंसर, रिकॉर्डेड को भी लाइव की तरह पढ़ना है, ठीक है। चलो क्या आंसर आ रहा है? तो सर ये देख लो सर, अब मैं पीछे ऊपर नहीं देखूंगा, मुझे दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 6 है तो 10 मॉलिक्यूल में कितना हो गया? 10 इंटू 6। सर एक मॉलिक्यूल में 12 है तो 10 इंटू 12। सर एक मॉलिक्यूल में सर 6 है तो सर 10 इंटू 6। ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसको? सर 10 मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई किया है? 10 मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई किया है? हो जाएगा, श्योर है? एक बात बताओ, मैं यहां पर एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। किसी का भी फॉर्मूला देखो, मान लो तुम्हें मैंने H2O दे दिया, मुझे यह बताओ इसकी एटॉमिसिटी दिख रही है तुम्हें अपने आप से? अब लिखने की जरूरत तो नहीं, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, दिख रहा है। ये अपने आप दिख रहा है कि लिखने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लिखने की जरूरत तो नहीं। दिख रहा है कि सर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम। अब मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं, in 100 molecules of H2O, 100 molecules of H2O, sir, dash atoms of hydrogen, dash atoms of oxygen, क्या बता पाओगे? निकाल सकते हो? अब मैंने नहीं बताया, आपको एटॉमिसिटी खुद उसके फॉर्मूले से दिख जानी चाहिए कि सर फॉर्मूला से दिख रहा है उसकी एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? सर 2 है। ऑक्सीजन की कितनी है? 1 है। सर आपने क्या करा? 2 इंटू 100 कर दिया। सर 2 से क्या मल्टीप्लाई करा? उसकी एटॉमिसिटी से। सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 इंटू 100 कर दिया। तो देख लो, अब साथ साथ में करते चल भाई, लिख सकता है। अब मैं एक बहुत तगड़ा फॉर्मूला लिखने वाला हूं, एकदम दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। सोच लो, लिख दूं? अभी तुमने किया है, इसमें क्या कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, तुमने क्या किया? उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यही बात अगर ऐसे लिख दूं, ये देखना एक बार, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अगर मैं तुमसे एटम्स पूछ रहा हूं, तो भैया इधर से इधर आने के लिए, इधर से इधर आने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल से एटम बोला जाए, अगर मैं तुमसे बोल देता हूं CH4 के सर इन 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, अगर मैं 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 दे दूं, मैं तुमसे पूछ लूं एटम्स ऑफ कार्बन बताओ, तुम कैसे निकालोगे? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ, कैसे निकालोगे? बता सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? अगर मैं तुम्हें 20 मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स दिया है, एटॉमिसिटी निकालनी है, एटम्स निकालना है, तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? सर 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सर इंटू 1 एटम्स के लिए। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट इसी से पता चलेगा कि भाई साहब कैसे जा रहा है। सर CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? उसके फॉर्मूले से दिख रहा है, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, सीधा सीधा दिख रहा है। सर कार्बन का एक 4। अब मुझे एटॉमिसिटी दिख रही है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं। पहली बार आदमी सोचता है, पहली बार सोचता है कि हाँ यार चल, अब तो तुम्हें दिख रहा होगा कार्बन का एक है, हाइड्रोजन का 4 है, दिख रहा है। अच्छा एक बात बता सर, अगर कोई भी बेसिक मैथ यूज कर, अगर तुझे मैं उल्टा क्वेश्चन दे देता, ये देख, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं ऐसा दे दूं, अब की बार एटम दे दूं और एटम से मॉलिक्यूल लेके आने की कोशिश करूं, एटम से मॉलिक्यूल लेके आने की कोशिश करूं, तो बेटा बेसिक मैथ क्या कहता है कि अगर आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उधर से आते टाइम, अगर x इधर से जाते टाइम 2 से, तो उधर से आते टाइम क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। उधर से आते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। उधर से आते टाइम क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी रूल है सर, बेसिक मैथ का रूल है। उधर से आते टाइम आप किससे डिवाइड कर दोगे? एटॉमिसिटी से डिवाइड करोगे। अब की बार मैंने उल्टा कर दिया आपके लिए, मैंने बोला कि भैया अगर तुम्हें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करोगे? सर उस केस में आप क्या करने वाले? डिवाइड कर दोगे। सर यहां पर एटम्स दिए हाइड्रोजन के, सर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। क्या आंसर आ जाएगा? 25 हो गया। ऐसे ही निकालेंगे ना, क्योंकि सर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो भैया अगर 100 एटम्स दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे? डिवाइड कर देना। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत पहला फॉर्मूला आपकी लाइफ का दे रहा हूं भैया। फॉर्मूला शीट जब भी बनाएंगे तो उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा कि सर जाते टाइम मल्टीप्लाई तो आते टाइम डिवाइड। बेसिक मैथ्स का रूल होता है कि सर अगर जाते टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आते टाइम हाँ डिवाइड कर दो। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि सर एटॉमिसिटी है इसके ऊपर, बेसिक कहानी। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, ध्यान सुनिएगा, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? क्या लिखेंगे? बताओ, इन दोनों का आंसर बता दो, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से जल्दी। सर ये इन दोनों का आंसर बता दो, फिर हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। क्या हो जाएगा? सर यहां मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल को कैसे निकालेंगे? सर इसका एटम्स दिया हुआ है कार्बन का, उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। सर आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बेटा देख लो, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे ज्यादा बेसिक में नहीं जा सकता। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो लोग बेसिक वाले होंगे बेटा याद रखना, यहां से अब एटम और मॉलिक्यूल से चालू किया है। 300 मॉलिक्यूल्स दिए हैं सर, ऑक्सीजन का पूछ रहा है, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर आंसर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। अब यहां से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, यहां से स्टार्ट किया है, तो याद रखिएगा ये छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखिएगा। पक्का हो जाएगा? श्योर है? स्टार्ट करें?
आगे चलें, एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सर इन दोनों की कहानी हो गई। उसके बाद अगर हमें एटॉमिसिटी पूछा जाए तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स बोलते हैं। सर अपने अपने एटम काउंट कर लो, सर टोटल एटॉमिसिटी भी काउंट कर लो, इन दोनों को आपस में रिलेट कैसे करते हैं ये बात आप कर पाएंगे। आर यू गाइस श्योर? क्या लगता है, पक्का? चले आगे, आगे की तरफ चलें। कैसा लगेगा सर अगर मैं इसके बारे में, अगर मैं इसके आगे चलने की कोशिश करूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं मॉलिक्यूल को भी डिवाइड करता हूं। ध्यान सुनिएगा, मैं मॉलिक्यूल को भी डिवाइड करने वाला हूं। मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं बेटा, ध्यान सुना। मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सर? मोर देन वन एटम, इसको यही बोलते हैं ना मॉलिक्यूल्स को। ध्यान से देखना, मोर देन वन एटम। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल भी होगा तो सर दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोला जाता है? बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू हो रही है भाई क्लास, ये देख ले सर। एक को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब, सुनो क्या बोलता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब सर मॉलिक्यूल्स having only one kind of atoms। सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप के एटम्स हो? एक ही टाइप के एटम्स हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो S8 की बात कर रहे हैं, P4 की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं, O3 की बात कर रहे हैं, सर कार्बन 60 की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सल्फर का 8 आइटम है, आठों के आठों सल्फर है। फॉस्फोरस के 4 हैं, चारों के चारों फॉस्फोरस है। सेम ही टाइप के एटम्स हो गए, सेम ही टाइप के एटम्स हो गए, सेम काइंड के एटम्स हो गए। उसको क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन्हीं से हम क्या बोलते हैं सर? दे एग्जिस्ट, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोल देते हैं क्योंकि एलिमेंट्स इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। एलिमेंट्स बोल देते हैं, दे आर प्योर कंपाउंड्स एलिमेंट्स, या फिर इनको हम क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोल देते हैं। ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस ये होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स और प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इनको सेम ही टाइप के। इनके केस में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, अगर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कोई पूछ दे, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कोई पूछ दे तो एटॉमिसिटी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कितना होगा? क्या लगता है? अगर एटॉमिसिटी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई पूछ दे तो वो सर किसके बराबर होगा? एटॉमिसिटी ऑफ, किसके बराबर होगा? एटॉमिसिटी ऑफ एटम एलिमेंट। क्योंकि एक ही टाइप का एलिमेंट है, उसी की एटॉमिसिटी, वो दोनों बराबर हो गए, वो दोनों बराबर हो गए। क्योंकि मान लो इसकी एटॉमिसिटी पूछा, सल्फर की एटॉमिसिटी बताओ तो 8, और पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताओ तो भी 8। सर देख लो, मैंने बोला इसकी एटॉमिसिटी बताओ तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? सल्फर का पूछेगा तो 8, और पूरे मॉलिक्यूल का बताओ तो 8। फास्फोरस का बताओ कितना? 4। सर पूरे मॉलिक्यूल का पूछेगा तो भी 4। तो सर ये एटॉमिसिटी ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। वो किसके बराबर होगा? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। पक्का? सर ये देखिएगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? सर मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हों उसको क्या बोल देंगे? सर ये देख लीजिए, हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल ले लीजिए तो यहां पर देखिएगा H2 CO2 SO3 H2SO4 सर S3PO4। इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं? हेट्रोएटॉमिक। ये भी मॉलिक्यूल है, मोर देन वन एटम है, मोर देन वन एटम है, मोर देन वन एटम है। लेकिन इसमें भी मोर देन वन एटम है, बट यहां पर एक ही टाइप के थे, यहां पर अलग अलग टाइप के। कहीं पर 2 लोग हैं, कहीं पर 3 लोग हैं, कहीं 4 लोग मिलकर बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर सीधी सी बात है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? सर दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड
इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड्स बोल देते हैं। याद रखना ऊपर वाला क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक ही एटम है, उसको कंपाउंड मत बोल देना। कंपाउंड मतलब मोर देन वन एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। सर एक टाइप से ज्यादा, इसको कंपाउंड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कंपाउंड्स जो होते हैं फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये तो भैया क्या है, होमो एटॉमिक है, तो इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कंपाउंड्स बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है, कंपाउंड्स कहलाता है। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते सर एटॉमिसिटी ऑफ, अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का पूछा जाए, अगर मैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी पूछ दूं तो बेटा आप उसको डायरेक्ट इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां एक से ज्यादा एटॉमिसिटी होगी तो सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सर इसके केस में सारे एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी को ऐड करना पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी बताओ, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी किसके बराबर होगी? अगर मैं इसकी पूछूं तो 3 नहीं बोल सकते। क्यों, सॉरी मतलब 2 नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन का नहीं पूछ रहा हूं, यहां पर एक ही था, एक ही एटम था, एटॉमिसिटी बराबर थी, लेकिन यहां पर सबका सम करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। तो बेसिक 4 पॉइंट्स याद रखना, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बेसिक 4 पॉइंट्स याद रखिएगा कि भैया क्या होने वाला है। डन। हो जाएगा। तो एटॉमिसिटी, होमो एटॉमिक का हिंदी में क्या मीनिंग होता है बेटा? अब हिंदी तो मुझे नहीं पता चल रहा, हिंदी इसको थोड़ा सा मतलब देखो हम लोग इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर रहे हैं। अब होमो एटॉमिक का हिंदी मुझे नहीं पता यार, नहीं हिंदी याद नहीं, अब मुझे इसकी हिंदी आती नहीं है। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम से आए बेटा तो आपके लिए ये बैच मैं बोल सकता हूँ, आप हिंदी मीडियम का अलग से बैच आता है बेटा, प्रॉपर हिंदी मीडियम का, आप वहां से जाके कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यार यहाँ पर जो वर्ड्स यूज होंगे वो इंग्लिश वाले यूज होंगे। बेटा सीधी सी बात है ना, मैं तुमसे अगर मैं मान लो ऐसे पूछ रहा हूं H2SO4 इसकी एटॉमिसिटी बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर इसकी एटॉमिसिटी क्या करोगे? सर 214। इसकी एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं पूछ दूं कि सर एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो तुम ये नहीं बोल सकते ना कि सर 2 होगा 4 होगा, नहीं, 2 + 1 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सम किया ना, सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यही तो किया, सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिसिटी का सम कर दिया, यही किया। तो यहां सम लेना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, वहां पर सीधा सीधा एटॉमिसिटी के बराबर था, क्योंकि अकेला एटम है, अकेले की बात खत्म हो गई, अकेला एटम अकेले की बात खत्म हो गई। तो यहां पर एटॉमिसिटी का मतलब ये हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लो ना, एग्जाम्पल अगर C6H12O6 है तो यहां पर देखोगे, अगर तुमसे कोई पूछ दे, एग्जाम्पल भी लिख लो भाई, किसी को अगर भूल जाए तो ये याद रखना, अगर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो वो किसके बराबर होगा? 6 + 12 + 6 किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। डन। आप मुझे AIR1 दिला सकते हो, बस तुम मेहनत तो करो। हाँ, होमो एटॉमिक को हिंदी में समपरमाणुक, हाँ समपरमाणुक बोलते हैं, समपरमाणु परमाणु जो भी है, ठीक है। तो जो भी बोलते हो बेटा देख लेना। रैंक 1 तो छोड़ो, तुम जो चाहो वो मिल सकता है, बस तुम्हें करना क्या है, पढ़ाई करनी है। पहले दिन बोल दिया ना, यही काम करना है, बस रिपीट मोड पे, बोरिंग सा काम। जैसे मैं हर एक दिन पहुंच जाऊंगा 1:15 में तुम्हारे पास, वैसे ही तुम्हें भी हर एक दिन 1:15 में दिमाग से साफ एकदम ऐसे कि हाँ भाई फोकस होकर पढ़ाई करने आ जाना है, हो गया काम खत्म। अपना सर दिमाग सर जान रहे हैं सर, हाँ दिमाग में तो कंजर्व करते हैं सर हम लोग, दिमाग सर आजकल रील्स में लगाते हैं, कैसे कंटेंट बनाया जाता है उस पर लगाते हैं, और क्या, ठीक है। तो भैया रील्स और मोटिवेशन मत रखो, सिंपल सा अपना एक डिसिप्लिन बना लो, हम लोग रोज दिन पहुंच जाएंगे, इतना याद रखो। डन। तो ये होमो एटॉमिक। अब कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें मैं दे देता हूं, मान लो कोई मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिख दिया, ये देखना। अब तुम्हें सिंपल सी कहानी, ये देखो C12H22O11, C12H22O11, ध्यान सुनिएगा, C12H22O11, याद रखना C12H22O11। सर इसमें अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछ ले,
सर देख लो, मैं अभी तक जो भी पढ़ाया उसको बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सर तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे पूछ ले, अब तुम इसके लिए तैयार हो बेटा, अभी पढ़ा है, अभी के अभी क्वेश्चन करना शुरू करो। क्या इसके लिए आप सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? सर ये बताओ, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सर ये कौन सा मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है? सर क्या मैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं? सर इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूं? क्या इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊंगा विद इन सेकेंड? क्या मुझे इसके आंसर आ जाएंगे? ये बेटा सारे के सारे अभी तक जो भी पढ़ा उसके क्वेश्चंस तुम्हारे सामने। 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12, फिल इन दी ब्लैंक्स करके बता दो। क्या ये सारे के सारे आंसर्स बता सकते हो बेटा? जो भी अभी तुमने पढ़ा वो सब कुछ रिवाइज कर लो, एक क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, बता दोगे, सबके आंसर्स निकल जाएंगे। सर ये एटम तो नहीं दिख रहा ना भाई किसी को, ये एटम तो नहीं दिख रहा ना भाई, मॉलिक्यूल ही दिख रहा है। एटॉमिसिटी कार्बन की 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 22, ऑक्सीजन की 11। सर ये होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है? सर एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के हैं तो हेटेरोएटॉमिक हो गया। सर कितने मॉलिक्यूल्स में 220 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? सर ये मॉलिक्यूल्स, एटम दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम से मॉलिक्यूल कितना जाएगा? सर एटम से मॉलिक्यूल्स कितना होगा? सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना सर, ये ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? सर क्या हम ऐसे लिख दें 20 मॉलिक्यूल? सर क्योंकि एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, और मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछ रहा है। सर मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछ रहा है, तो एटमिसिटी कितनी है? सर 22 कर दूं? सर ये सारे आंसर सही आ रहे, 1 2 3 4 5 6। सर 6 के 6 ऑप्शन सही आ रहे हैं बेटा, जो अभी तक पढ़ा है बस उसी को चेक कर रहा हूं, 6 के 6 सही आ रहे हैं कि गलत हो रहा है? अभी भी देख लो, अभी जस्ट पढ़ा, आज का आज, अभी कोई बैकलॉग नहीं, कुछ नहीं। अगर आज के आज अभी अभी अप्लाई कर पा रहे हो तो आगे बढ़ेंगे भाई साहब, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आगे चलें? डन? श्योर है हो जाएगा? सर देख लो, ये 6 के 6 में से कितना सही कितना गलत हो रहा है पता चल रहा है आपको? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आपसे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे कुछ लोगों को क्रिस क्रॉस मेथड पता है क्या? क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट फॉर्मूलाज, ताकि आपको इस चैप्टर में दिक्कत ना हो, टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। क्या आप सब लोगों को यह पता है? जैसे मैं कहीं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं कहीं लिख रहा हूं सोडियम सल्फेट, तो आप लोग इसका फॉर्मूला समझ सकते हैं कि भाई ये सोडियम सल्फेट है। सर सोडियम सल्फेट को कैसे लिख सकते हैं? सर आता है, जिन लोगों को नहीं आता बस मैं एक बार याद दिला देता हूं। आज मैं कुछ कटायन और एनायन की लिस्ट दे दूंगा, प्लीज उसको जाके अटेम्प्ट कीजिएगा घर पे, ऐसे ऐसे ना कॉम्बिनेशन कीजिएगा। आप सबको ये देख लो, सर सोडियम सल्फेट, सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है +1 पे, सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है SO4-2 में। घर पे ये फॉर्मूले को ऐसे क्रिस क्रॉस कीजिए, सर ऐसे इसका फॉर्मूला आ जाएगा Na2SO4, Na2SO4। इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है Na2SO4। ये ध्यान सुनना, बस छोटा सा 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं। कहीं बार ऐसा लिखा हो अमोनियम फॉस्फेट, तो बेटा आपको ना एक लिस्ट मिल जाएगी अभी होमवर्क में। आप इसको, जिन लोगों का वीक है कि सर ये वाला पोर्शन मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कम से कम फॉर्मूला कम से कम लिखना जानते हो, NH4+ PO4-3। आप सब लोग 11th-12th पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर 1 हो गया, इधर 3 हो गया, इसको 3 से और इसको 1 से। सर अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जो आएगा वो ऐसा हो जाएगा, कुछ लिख सकते हैं ना? ये देख लो, मैं आपको आज अभी अगर मैं ऐसे लिख दूं सिल्वर क्रोमेट,
सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर कैसे एग्जिस्ट करता है Ag+1 और क्रोमेट कैसे एग्जिस्ट करता है सर -2। देख लो सर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला आ जाएगा Ag2CrO4। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां पर ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, आपको ये वाली प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। जैसे मैं लिख दूं कि सोडियम या मैग्नीशियम नाइट्राइड लिख देता हूं, बहुत छोटी सी चीज है बेटा, ये 9-10 से शुरू हो जाती है, लेकिन बस याद दिला रहा हूं क्योंकि भैया आपको ये ना बोले कि सर फॉर्मूला लिखने नहीं आता है। बेटा आज पहला दिन है, कुछ होमवर्क दूंगा, उसको प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नाइट्राइड मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन पे -3। सर इधर 2 लिख दीजिए, इधर 3 लिख दीजिए, इसको 3 से, इसको 2 से। बेटा जिंदगी में कभी किसी का फॉर्मूला लिखने को आए तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हम इस तरह से फॉर्मूलाज लिखते हैं, हम इस तरह से फॉर्मूलाज लिखते हैं। मैं आपको दे देता हूं, लिस्ट दे देता हूं, मैं लिस्ट लेके आया हूं, कहीं पर तो है। अरे कहां गया भाई लिस्ट, वे किधर गया, वो लिस्ट गायब हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं हाथ से लिख के दे दूंगा आपको, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कैटायन और एनायन की। मैं देखता हूं, अगर होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर कैटायन एनायन की आपको बस लिस्ट बता रहा हूं कि एक लिस्ट मिलेगी, आप उससे प्लीज एक बार क्रॉस करके सीख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कोई भी फॉर्मूला दिया, जैसे कहीं ऐसा लिखा हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम K+1 होता है। क्रोमेट देखेंगे Cr2O7 2- होता है, तो सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको इससे, इसको इससे, सर क्या बन जाएगा K2Cr2O7। ऐसे फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके, जिन लोगों को क्रिस क्रॉस नहीं आता है, क्रिस क्रॉस याद रखना है, आज का होमवर्क है ये। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, डोंट वरी, आपको लिस्ट मिल जाएगी। होमवर्क में आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो लिस्ट मैंने चिपकाई थी, शायद लग रहा है वो डिलीट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा पक्का। ये होमवर्क है, आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कैटायन और एनायन की लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्पेस भी छोड़ देता हूं, मैं स्पेस भी छोड़ देता हूं भाई साहब, कोई ये ना बोले कि सर आपने बताया नहीं। पीरियोडिक टेबल, एक तो पीरियोडिक टेबल आप सबके पास होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल आप सबको होना चाहिए। दूसरा होमवर्क भी सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर होमवर्क, पहला क्रिस क्रॉस मेथड आज रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को लिखने की प्रैक्टिस, कैटायन एनायन का नाम याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कहीं बोल रहा हूं, कल होके मैं पूछ दूं कि बेटा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट सुन के आई सर सोडियम सल्फेट का होता है, ये होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है, ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं बस इसके लिए बोल रहा हूं कि भाई साहब सोडियम सल्फेट है, सिल्वर क्रोमेट है, तो क्रिस क्रॉस मेथड में मैं यहां लिस्ट दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो, लिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको एक काम और करना है, आज आपको एक और वर्क करना है, आपको एक तो क्लास रिवाइज करनी है, दूसरा 1 to 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स का, 1 to लेकर 30 तक, 1 to 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है। जिनको 1 to 30 तक याद हो गया है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भैया कोशिश करो, ठीक है। 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखना है। 1 to 30 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है। तुम्हें दिक्कत आ रही है तो इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं। चलिए ध्यान सुनिएगा, अभी बेसिक ही कर रहे हैं, बेसिक्स में ही हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अपने पास जब भी तुमसे बोला जाए 1 to 30, एक तो क्रिस क्रॉस मेथड, दूसरा अपने पास 1 to 30 तक की चीजें करनी है, ठीक है। हाँ ये देखो, क्लास कब तक होगी, क्लास तो बेटा जब तक, हाँ जब तक लाइव क्लास में तो भैया जब तक मन करेगा तब तक, रिकॉर्डेड में तो थोड़ा सा ऑप्शन रहता है कि भाई चलो आज चल लेते, ठीक है। हाँ चलो अब शुरू करते हैं। हाँ मार्केट से पीरियड टेबल ले लो, इंटरनेट पे मिल जाता है, पैसे भाई ऑनलाइन पढ़ रहे, पैसे बचाओ, वर्क है, इंटरनेट पे इतना सुंदर सुंदर पीरियड टेबल मिलता है, मजा आता है देख के। एटॉमिक नंबर से मास नंबर निकालना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कैसे पता करें कौन किस स्टेट में रहता है, बेटा वो आपको जैसे जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इनऑर्गेनिक जाओगे ना तो ग्रुप 17 में पता चलता है कि फ्लोरीन गैस में होता है, क्लोरीन गैस में होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, तो वो इनऑर्गेनिक में हो जाता है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना अपने पास, मैं बोल रहा हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं।
ठीक है, नहीं बेटा तुम लाइव में ही हो, लाइव ही है, रिकॉर्डेड नहीं है, ये सब लाइव ही चल रहा है। बोला लाइव है कि रिकॉर्ड पता नहीं चला। हाँ यार, कैसे कैसे लोग हैं प्रूफ मांग रहे हैं, अबे यार कहां से आ रहे हो? चलो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हाँ लाइव है देखो भाई। चलो केमिस्ट्री पढ़ने से मतलब नहीं है सर लाइव में कि रिकॉर्डेड में, अबे क्या फर्क पड़ रहा है तुझे, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना, लाइव में है कि रिकॉर्डेड है, ठीक है। प्रूफ दीजिए, प्रूफ ये है कि हम लोग हैं यहां पे, तुम्हारा मैसेज दिख रहा है ये सब, ठीक है। चलो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री कुछ बेसिक्स जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल से शुरू किया। वैसे ही अब देखो किसी भी एटम को, ध्यान सुनना, अपने पास किसी भी एटम के लिए दो चीजें होती है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर जाते हैं ना भाई साहब, तो उसके घर पे आप जैसे मान लो तुम्हारे घर कोई आए, ठीक है, ये देख लो एटम के अंदर वीडियो कॉल करने का ऑप्शन नहीं है ना यार, और तुम यार 11th में थोड़ी ना हो, 11th वाले ये सब बातें करते हैं यार, तुम पढ़ने आए हो चुपचाप, एक तो लेट आए हो, इतने नखरे दिखा रहे हो कि सर हाँ ये है कि नहीं, अबे कैसी बात कर रहा है, ठीक है। आज डीपी नहीं है, आज डीपी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको होमवर्क दे तो दिया, अलग से थोड़ी ना दूंगा, क्रिस क्रॉस मेथड रिवाइज करना है, मैं लिस्ट मैन लिख दूंगा, आपको मैं रिवाइज करना है, दूसरा आपको नंबर्स याद करने हैं, ठीक है। चलो तो मैं बात कर रहा था बेसिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, तो भैया सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल आता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए ना, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का ये देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन आता है सर प्रोटॉन, और तीसरा जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसकी डिस्कवरी भी इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, तीसरा क्या आता है न्यूट्रॉन। सर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, सर ई माइनस से या ई से भी रिप्रेजेंट कर देते, ई माइनस ही मान के चलो हमेशा, ई माइनस से। प्रोटॉन को ई प्लस से कर दो, ई से कर दो, या फिर पी से कर दो। न्यूट्रॉन को हमेशा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहा हूं, चार्ज की बात कर रहा हूं, ये चार्ज एग्जैक्ट चार्ज की बात कर रहा हूं, ये एब्सोल्यूट चार्ज की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे तो ध्यान सुनना, अपने पास इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है सर, ये देख लो सर, इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए एक को ई माइनस बोला तो एक को ई प्लस बोल दिया, एक को ई प्लस बोल दिया, पी ही लिख लो भाई तुम, ई प्लस बोल दिया। ध्यान सुनना सर, जब भी आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, आप सब लोग 12th पास हो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आप सबने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी कि दुनिया का हर एक चार्ज किसके फॉर्म में होता है, प्लस माइनस एन ई। इसी को क्या बोलते बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते। फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं सर, फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, यही होता है। याद रखिए एग्जैक्ट चार्ज बोल रहा हूं सर, न्यूट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, एग्जैक्ट चार्ज 0। अब एग्जैक्ट चार्ज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक वर्ड और आएगा, एक और वर्ड आएगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मतलब, ध्यान सुनना, रिलेटिव चार्ज मतलब सर इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से, सर इलेक्ट्रॉन के जाने से और आने से -1 चार्ज, यहां पर +1 चार्ज, और इसका चार्ज कितना 0। याद रखिएगा एग्जैक्ट चार्ज कूलम्स में इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है। ये क्या है, यूनिटलेस होता है। ये क्या है, यूनिटलेस होता है। सिमिलरली अगर मैं मास की बात करूं, एग्जैक्ट मास की बात करूं, तो एग्जैक्ट मास देख लो, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास कितना होता है 9.1 इंटू -31 kg। इसको देखोगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इसका भी मास देखोगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं होता, बट मास एकदम इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के। मास एकदम इक्वल होता है प्रोटॉन के। एग्जैक्ट मतलब उसका यूनिट है, देख लो इसका यूनिट है कलम कुलम कुलम, यहाँ केजी केजी केजी। रिलेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो -1 लेके जाएगा, प्रोटॉन कहीं जाएगा तो +1 देके जाएगा। न्यूट्रॉन के आने और जाने से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर देख लेना,
और सिमिलरली अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं तो रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है कि सर बार बार इतना कौन लिखेगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं 1 AMU बोल देते हैं। AMU इसको भी क्या बोल देते हैं 1 AMU बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू 1/1837 टाइम्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं 0 AMU, वेयर AMU इज नोन एज, AMU किसको बोला जाता है, AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सर किसी एटम के अंदर जाएंगे तो देख लो इलेक्ट्रॉन का मास, इसी को U से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसका नाम होता है यूनिफाइड मास। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफाइड मास बोल देते हैं, यूनिफाइड मास बोल देते हैं, यूनिफाइड मास बोल देते हैं। तो ध्यान सुनना अपने पास, AMU सर एटॉमिक मास यूनिट, यहां रिलेटिव मास, क्यों इसको बार बार कौन लिखेगा, तो हमने इसको 1 AMU बोल दिया, ये 1 हो गया और इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो गई। सर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये ध्यान रखना। सर एटम की बात कर रहे हैं, एटम हम लोगों के घर पे मिले, एटम के 3 लोग मिले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करने के बाद हो जाएगा डन। अरे देख ले एटम को कैसे देखें बेटा, तुम पहले एक काम करो, अपने हार्ट को देखो, पहले दिल को देख पा रहे हो, अगर तुमने अपनी अपनी आंखों से अपने दिल को देख लिया, समझ जाओ उस दिन एटम भी तुम्हें उसमें दिख जाएगा। हाँ बोला एटम को कैसे देखें, भाई साहब अलग ही लेवल के लोग बैठे हैं भाई। हाँ एटम को कैसे देखते हैं, एटम को कैसे देखते हैं भाई, देखते हैं एटम दिख जाता है, कैसे देखते हैं, ठीक है ये एटम देखने भैया, इन दोनों को, ये न्यूक्लियस में होते हैं, दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है। ये न्यूक्लियस में रहते हैं इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया जाता है, न्यूक्लियस में रहेंगे तो न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन भैया जिसका मास भले ही नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो जाता है, बट उसका चार्ज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसका चार्ज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसका चार्ज नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना। देखो भाई वहां मतलब बोलता है ना कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की इज्जत भले ही मास में ना हो, उसको नेग्लेक्ट मान के चल रहे हो, लेकिन उसको नेग्लेक्ट, हाँ चार्ज में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं अपने अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में, तुम्हारी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो डस्ट पार्टिकल है, एक सिंपल सा एक हेयर का मास क्या लोगे, नहीं लोगे ना, कंसीडर नहीं करोगे। सिमिलरली अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है, तो उस केस में हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, मास वाइज कम हो जाता है। जैसे मैंने क्या बोला कि अपनी बॉडी के रिस्पेक्ट में एक बाल को आप क्या करोगे कि सर नहीं नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर वही बाल अगर आपके आंखों में पड़ जाए तो सर उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को, जिसके मास को आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, उसका चार्ज नेग्लेक्ट नहीं होता। प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा आप ऐसे लिखेंगे Me, लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास इक्वल होता है। सर इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखवा रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 टाइम्स Mp और Mn, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास जब भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जब भी लेते हैं भैया उसको नेग्लिजिबल, मतलब एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब सुनिएगा, एटम का मास जब भी लेंगे 1837 टाइम्स, ध्यान सुनना, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके पीछे रीजन है। अगर कोई न्यूट्रल एटम है ना बेटा, तो ध्यान रखना न्यूट्रल एटम तभी हो सकता है सर जब क्या हो जाए, चार्ज ऑन। क्योंकि देखो भाई न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होगा नहीं, चार्ज ड्यू टू, सर चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉड वाइज, ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो याद रखना चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ड्यू टू प्रोटॉन। चार्ज को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते सर, आप न्यूट्रल एटम में चार्ज को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ध्यान सुनना अपने पास, चार्ज को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा अगर न्यूट्रल एटम होगा तो। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल। पक्का चार्ज हमेशा इन एटॉमिक मास कैलकुलेशन, आप देखो मास कैलकुलेशन में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान लेते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसिडर्ड, इसको कंसिडर हम लोग नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स का मास हम लोग नहीं कंसिडर, नॉट कंसिडर्ड। बट रियल में तुम्हें ही पता है कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो चाहे ना करो, चार्ज तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी कोई एटम न्यूट्रल नहीं रह सकता, कभी भी कोई एटम न्यूट्रल नहीं रह सकता। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन की इज्जत थोड़ी कम होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ज के कारण उसकी इज्जत बनी रहती है। इवन कि देखोगे ना, अगर एटम के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स पे जाओगे, जैसे एक बेसिक टर्म आता है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम के पास जाओगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक नंबर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ये क्या बताता है सर, ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर। ये कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर। लिख लो भाई, साथ साथ में लिखते चलो ना यार, लिखने के लिए अलग से टाइम मांगोगे, लिखने के लिए अलग से टाइम अब कहां से दें, चलो लिखते चलो साथ साथ में, लिखते चल भाई, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हाँ जैसे अपनी क्लास में हम लोग स्पैमर को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना यार, उसकी बात हम नहीं सुनते हैं। जैसे अब एक बोल रहा है एटम कहाँ से आया, अब ये कहानी बेटा, ये कहानी कभी और सही, एटम कहाँ से आया, बोलो, बोले एटम किधर से आया, हमें मिल गया था, हम जा रहे थे, हम लोग सब लोग जा रहे थे, हमें रास्ते में मिला था एटम, तुमको नहीं मिला, इस क्लास से पहले हमको मिला, खाना खाते टाइम मिला एटम, बोला सर बात कीजिएगा मेरे बारे में, तो हम लोग को तो मिला था, तुमको नहीं मिला, बड़ा अफसोस हुआ ये जान के एटम कहाँ से मिला आपको। अलग अलग लेवल पे है भाई, एटम कहाँ से मिला, अरे कैसे मिला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है सर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, कितने न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। एक सिंपल सी बताना सर, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल का मतलब भैया पॉजिटिव और निगेटिव जीरो होना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के अपने पास, ठीक है। उसी से दूसरी को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं कंसीडर करते, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ऐसे इतना मास है नहीं, प्लीज इतना भी मोटा नहीं हूं मैं, 1837 केजी मेरा मास है। अब मुझे कोई बोल दे कि सर इसके सामने आप एक काम कीजिए, सर मैंने ये मान लो कहीं पर लिखवा दिया, मैंने क्लास में बोलिए मेरा मास 1837 है, मैं बोलूं कि नहीं नहीं सर इतना वो रह गया 1 केजी का आपका, सर 1 केजी कहां, 1 केजी आप शर्ट वर्ट का मास मान लो, तो क्या तुम्हें लगता है 1 केजी का शर्ट का मास मैं कंसीडर करूंगा, नहीं कंसीडर करूंगा ना भाई। इसके रिस्पेक्ट में इसके आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। एक बेसिक रूल याद रखना, अगर तुम 5% से नीचे हो ना केमिस्ट्री में, अगर तुम 5% से नीचे हो, जैसे अपनी क्लास में 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 95 अगर पढ़ रहे हैं सीरियसली, और 5 अगर भैया 5 या उससे कम लोग अगर अपने पास हैं जिनको ये पता करना है कि सर हाँ एटम कहां से आया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में जब भी 5% से लोअर हो तो नेग्लिजिबल माने जाओगे, थोड़ा नेग्लिजिबल माने जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सुनो क्या बोल रहा, एटॉमिक नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। किसी का भी एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा होगा कि सर इतना प्रोटॉन का नंबर है। सर एटॉमिक नंबर क्या कभी कैन नेवर बी, कभी भी कैन नेवर बी जीरो, सर निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भैया फ्रैक्शन हमेशा
ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या रहेगा, एक होल नंबर रहने वाला है सर, परफेक्ट नंबर रहेगा 1 2 3 4, होल नंबर लाइक इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, फ्रैक्शन में नहीं होने वाला सर, नहीं होने वाला फ्रैक्शन में। कैसे, तो भैया सीधी सी बात है, जीरो निगेटिव फ्रैक्शन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी जीरो नहीं हो सकता भाई, याद रखना। दुनिया में कोई भी आइटम ऐसा नहीं है बिना प्रोटॉन के एग्जिस्ट कर जाए, बिना प्रोटॉन के मतलब कुछ बचेगा ही नहीं उसकी जिंदगी में, ठीक है। बिना जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन में आधा अधूरा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। तुम भली आधे क्लास में प्रेजेंट हो सकते हो, मैं पूरा प्रेजेंट हूं, मैं देख लो पूरा का पूरा दिख रहा हूं ना भाई, ऐसा तो नहीं कि आधा दिख रहा हूं कि सर ऐसे सर, हाँ तुम, हाँ अलग हो सकता है, बहुत सारे लोग का दिल अलग, दिमाग अलग, सब जगह अलग अलग चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी चल रहा होगा कि आज पहला दिन है, सब समझ में आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा फिर इसको मैसेज करूंगा या करूंगी, हाँ तब पता चलेगा अगले साल, ठीक है। थकान हो गई सर आज, हाँ भैया अभी तो दूसरा दिन है, ऐसे कैसे थकान हो गई, मेरा तो पहला दिन है भाई। हाँ तुम बताओ कैसे थक कैसे जा रहे हो, ऐसे कितनी हिम्मत कैसे आ रही है थकने की भाई साहब, थकान हो जा रही है, सोचो। हाँ वो बच्चे का वीडियो देखा है ना, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, याद करो उसको, याद करो, वो छोटा सा बच्चा तुम्हें याद दिला रहा है, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ठीक है। हाँ मंजिल को भूलना नहीं है भाई, मंजिल अगले साल सिलेक्शन है, तो उसके बीच में अभी थकान हो जाएगी। और सर पहले दिन, हाँ जब बैच ले रहे थे उस दिन तो सोच रहे थे एकदम फोड़ फाड़ देंगे, सर ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे, और डायलॉग नहीं है कि मत पूछो कैसा पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे सर। और सर थोड़ी देर बाद सर नींद भी आ रही है सर, थकान भी हो रही है, खाना भी ठूसना है, हाँ मास नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मास नंबर की बात करना पड़ रहा हूं। देखना अपने पास मास नंबर क्या है सर, ये क्या बताता है, ये बताता है टेल्स अबाउट, ये देख लो, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वाले, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर पता चलता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी न्यूक्लियस के अंदर सर कितने कितने न्यूक्लियॉन्स रह रहे हैं, उसके बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने रहते हैं ये बताया जाता है सर। ये भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो, ये भी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मास नंबर भी निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। नंबर की बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूं, वो फ्रैक्शन आ सकता है, वो फ्रैक्शन आ सकता है, एटॉमिक मास अलग चीज है बेटा। ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा, ये कभी जीरो निगेटिव फ्रैक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है सर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, पक्का। तो दो दो लाइन की डेफिनेशन, दो दो लाइन की चीजें साथ साथ में लिखते चलिए, आगे चलते चलिए, हाँ हो जाएगा। सर कभी भी मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम में, उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोला जाता है, ठीक है। जब भी तुमसे बोला जाए मास नंबर, ये सब कभी भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर बेटा कभी भी किसी भी एटम का निगेटिव या फ्रैक्शन जीरो नहीं आ सकता, याद रखना। क्यों, क्योंकि सर ये सब ना नंबर होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मतलब तुमसे कोई पूछे कि भैया घर में कितने लोग हैं, तो जीरो निगेटिव, ऐसे तुम ही तो हो घर में, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि सर हाँ मेरे घर में सर निगेटिव भूत रहता है, सर समझिए सर ऊपर भूत रहता है, सर हाँ पहले फ्लोर पे तो हम लोग रहते हैं, नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर भूत रहता है, ऐसा नहीं, उसको निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि भाई साहब हाँ मतलब ऐसे कोई पूछ रहा कि कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, घर कितना मंजिल है, तो सर एक मंजिल और सर आधा बना है तो 1.5 मंजिल, ऐसा नहीं बोलते भाई, वो रियल में उसको सेकंड फ्लोर ही काउंट किया जाता है, आधा बना हो चाहे लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे, ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना बीच में खड़े हो जाए, मान लो तुम सीढ़ी चढ़ोगे तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि बेटा एक सीढ़ी दो सीढ़ी, ऐसा नहीं कि बीच में खड़े हो गए कि सर यहीं पर बीच में एक पैर ऊपर रख दिया बीच में एक पैर रख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमेशा होल नंबर
रहते हैं, 1 2 3 4। कभी ऐसा थोड़ी ना पढ़ते कि सर पहली क्लास है दूसरी क्लास है, सर पहली क्लास पास हो गए दूसरी क्लास में गए नहीं तो 1.5, ऐसा नहीं काउंट किया जाता, ऐसा काउंट नहीं किया। एटॉमिक नंबर मास नंबर भी सिमिलर है, ये हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहने वाला है, हमेशा ऑलवेज अ होल नंबर। इसको कभी निगेटिव जीरो फ्रैक्शन नहीं कर सकते, इसको निगेटिव जीरो फ्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया एटॉमिसिटी हो गया, एटम मॉलिक्यूल्स हो गए। सर एटम्स के अंदर आ गए, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कोई चर्चा नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन को हम पहले ही नेग्लिजिबल मान चुके हैं। एटॉमिक नंबर किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन की। मास नंबर किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। सर कोई भी नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं काउंट कर रहा। इवन देखोगे, ध्यान सुनना, अगर देखो किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखो, किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, तो रिप्रेजेंटेशन में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं एटम की। एटम का रिप्रेजेंटेशन जब भी करते हैं, एटम का रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे, 3 चीजें हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसका सिंबल, उसका सिंबल, सर उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर यूज होता है। ध्यान देखिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे तो वहां पर ये मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर जेड। सर ये हमेशा ऑलवेज रिटन एज, ये हमेशा सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा होता है बेटा, ये हमेशा आप जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे नीचे लिखा होगा, हमेशा नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। तो एटॉमिक नंबर कहां लिखना है, हमेशा नीचे लिखना है, हमेशा नीचे लिखना है। मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर याद रखिएगा, मास नंबर किसको बोलते हैं, सर मास नंबर ए हो जाएगा। और मास नंबर क्या होगा, सर ये रिटन ऑलवेज एज सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर लिखा होगा। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर लिखा होगा। ध्यान सुनना अपने पास, जब भी तुमसे कोई बोलेगा तुम ध्यान सुन लो अपने को, क्या करना है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो सर मान लो कोई एटम है तो सर जेड हमेशा नीचे रहेगा और ए हमेशा ऊपर रहेगा। अब तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस फैंसी स्टाइल में, जैसे मतलब होता है ना, उर्फी जावेद बन जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो, तुम्हें मन करे ऐसे लिखना है, तुम्हें मन करे ऐसे लिखना है, सर जैसे मन करे इनमें से कुछ भी लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी गलती से ये मत कर देना, ऐसे लिखोगे तो भैया सर याद रखिएगा। अब देख लो, अगर ऐसे मत लिख देना कि भाई साहब सर ए और जेड, सर ये स्टाइल बना देते हैं, सर हाँ सर ए इधर लिख देते हैं, जेड इधर लिख देते हैं, सर मजा नहीं आ रहा, सर हाँ समझ नहीं आ रहा, तो सर ऐसे और एक काम करते हैं, सर जेड और ए साथ में लिख देते हैं, जेड बाई ए ऐसे लिख देते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो बेटा, इसको बोलेंगे महापाप। हाँ अब तो महाकुंभ भी खत्म हो गया है, तो बेटा महापाप धुलने का टाइम भी चला गया। जब भी लिखना है इसको हमेशा ऊपर लिखना है, सर वो नीचे लिखेंगे। सर ये ए, जेड हमेशा नीचे, ए हमेशा ऊपर, जेड हमेशा नीचे, ए हमेशा ऊपर। हाँ हाँ तो हाँ तो बस ये देखो, अरे उर्फी जावेद के बारे, अरे सॉरी सॉरी यार भाई गलती हो गई यार, उर्फी जावेद के बारे में मैंने बोल दिया। नहीं नहीं बहुत अच्छी लेडी है यार, बहुत अच्छी। हाँ सर बहुत सही लोग हैं। हाँ जो भी है यार, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं यार, पैसा कम आ रहे हैं यार हम लोग को, देखो और क्या, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं उधर, देखो भाई साहब बिना कुछ किए पैसे पैसा आ रहा है। हाँ बहुत, हाँ उनका उनका नाम इतिहास में बेटा बहुत अच्छे अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं इस बात को सारी, अगर तुम्हें लगा हो तो ठीक है ना, एकदम तुम फैन रहो यार, फैन रहना बस, पंखे, हाँ पंखे पंखे बने रहो भाई दूसरे के। चलो सिंबल की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर जब भी लिखो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये स्टाइल चल सकता है, आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। आप सर टेढ़ा मेढ़ा, बस याद रखना ये नीचे लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ये सब चलेगा, ये चलेगा भाई साहब, दौड़ेगा। लेकिन
अगर जोश जोश में ऐसे आ गए तो भैया ये ना चलबो, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास, ये नहीं चलने वाला, ये याद रखना जब भी तुमसे बोला जाए, इस तरह की चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए हो जाएगा सर। तो एटम, मॉलिक्यूल्स के बाद एटॉमिसिटी, ये सब करने के बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे आए। अब एक बात बताइएगा सर, ए और जेड में, ए और जेड की बात कर रहा हूं, ए और जेड की बात कर रहा हूं, ये क्या बताता है सर? एटॉमिक नंबर क्या बताता है? मान लो ऑक्सीजन लिखा है बेटा 8 और 16, सर ये क्या है? ये देख लो, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, यही है ना एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये क्या है सर? मास नंबर है। ए से रिप्रेजेंट किया। सर इसको देख के क्या मैं कुछ बातें बोल सकता हूं? क्या मैं इसको देख के बता सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 8। किसके बराबर होगा? जेड के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसका होगा सर? जेड के बराबर। क्योंकि ये जो नीचे नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और अगर न्यूट्रॉन्स p प्लस एन की वैल्यू पूछी जाए तो p प्लस एन की वैल्यू 16, दिस इज इक्वल्स टू ए। सर n की वैल्यू क्या होगी? 16 माइनस सर p 8, या 16 माइनस p लिख दूं, या 16 माइनस z लिख दूं, या फिर a माइनस z लिख दूं। ये देख लो सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 16 माइनस 8, 8 हो गया। तो तुम्हें मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पर कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, सर जेड के बराबर। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएगा सर? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर से नीचे माइनस कर दो, जेड ए माइनस जेड कर दो, ए माइनस जेड कर दो, सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बेटा चाहो तो ये फॉर्मूला शीट अपने पास बना सकते हो आप। हाँ, तो ये फॉर्मूला शीट आप अपने पास चाहो तो लिख के रख लो कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां से आता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। किसी का भी दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम का लिख दिया 13 एंड 27। एल्यूमिनियम का 13 एंड 27, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बता सकते हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बता सकते हो? सर जल्दी से जल्दी, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बता सकते हो क्या? जल्दी जल्दी बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आज, अभी आज और कल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करने वाले। मजा तो इसके बाद आएगा, 2 दिन बाद। हाँ, मजा तो 2 दिन बाद आना शुरू होगा। अभी तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दो, किस केस में कितना आएगा। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। क्या होगा सर? निकाल सकते हैं। क्या होगा सर? एल्यूमिनियम का ये क्या बता रहा है? नीचे वाला नंबर प्रोटॉन बताता है सर, ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो। सर ये क्या हो जाएगा? सर देख लो, फॉर्मूला लगा लो। इसको क्या बोलते हैं सर? ये जेड हो गया, ये क्या है? ए है, तो सर ए और जेड में से कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो भाई। जब दिमाग ना चले तो फॉर्मूला ही यूज कर ले। ये रहा तुम्हारा जेड और ये रहा बेटा ए, तो सर जेड की वैल्यू ही क्या होती है सर? प्रोटॉन। यहां ए माइनस जेड को क्या बोल देते हैं सर? 9 माइनस 5, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दो लोगों का निकालना बहुत आसान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सर डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है गाइस? कैसे निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, क्या आप में से बता सकते हो? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा? याद रखिएगा, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? सर एक सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूं, इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम या फिर हम बोल दें अनचार्ज्ड एटम, इन न्यूट्रल एटम या अनचार्ज्ड एटम, कोई चार्ज नहीं हो, या फिर आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला, नॉन बॉन्डेड, आइसोलेटेड एटम या फिर अनबॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम,
जब भी आपको ये 3-4 कंडीशन दिख जाए, सर याद रखिएगा इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यह ध्यान रखना, तुमसे फिर से बॉक्स बना के दे रहा हूं भाई साहब, देखिएगा इतना प्यारा, इतना सुंदर सा नोट्स। हाँ, इन नॉन बॉन्डेड जब भी तुमसे बोला जाए अगर न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल होगा तो ध्यान सुनना, लाइव ही होगा हमेशा, जरूरी नहीं है यार सिलेबस, तुम अब लाइव में इतना डिस्टरबेंस करोगे कैसे काम चलेगा। हाँ ठीक है, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम बोला जाए, अनचार्ज्ड एटम बोला जाए, कोई चार्ज नहीं, आइसोलेटेड नॉन बॉन्डेड एटम। सर देख लो ना, अब इस केस में मैं तुमसे पूछता कि बताओ भाई साहब इनके केस में इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज है? क्या एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा। बेरिलियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं सर, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा। तो इन न्यूट्रल एटम या अनचार्ज्ड एटम में, न्यूट्रल एटम या अनचार्ज्ड एटम में, आइसोलेटेड या नॉन बॉन्डेड एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, एक नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन देता हूं, चलो भाई साहब, नीट 2020 का एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया हुआ है। बता सकते हैं सर प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। क्या आप बता सकते हैं आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? क्या इसका आंसर बता पाओगे? सर नंबर ऑफ अनचार्ज्ड एटम में बेटा तो उस केस में टेंशन नहीं है ना, उस केस में टेंशन नहीं है, सीधा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन के। कितना आ जाएगा? सर प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन की वैल्यू देखेंगे तो सर 71। न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 175 माइनस 71 तो 104। और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? कोई चार्ज नहीं है तो 71। अब ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है जिसका आपको ना रिस्पेक्ट करना है। जब भी क्वेश्चन में आए रिस्पेक्टिवली ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए भाई साहब आंसर तो निकाल देंगे, प्रोटॉन का नंबर नीचे वाला, सर न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे माइनस कर लो 104, इलेक्ट्रॉन, सर बहुत सारे लोग ये भी आंसर टिक मार देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है सर, ये भी आंसर नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है? जिस ऑर्डर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे आंसर होगा। ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर। जो लोग भी बी सी डी पे अटके हुए हैं, प्लीज बेटा अपने आप के अंदर झांक के देखो क्या हो रहा है, कैसे ये गलतियां कर रहे हो, किस तरह से ये गलतियां हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपसे बोला जाए सर देख लो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। सर न्यूट्रल एटम है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे डिसाइड होता है, न्यूट्रल एटम केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे डिसाइड होता है। पक्का हो जाएगा सर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब भी तुम्हें, अब जैसे कोई भी एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं तुम्हें, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अब तुम्हें पता है कि सर मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा। ध्यान सुना, कोई एलिमेंट है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी। आज जैसे ये देखना, कार्बन है 6 है 12 है, सर बताओगे इसके अंदर प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना? बेटा ये सारी चीजें मैं आज बता रहा हूं, एक बार फिर से उम्मीद करता हूं आज जाके आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सीधी सी बात है, ये सब चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। सर इसके अंदर प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना? अगर मैं इसका प्रोटॉन पूछ दूं, न्यूट्रॉन पूछ दूं, इलेक्ट्रॉन पूछ दूं, याद रखना कभी भी तुमसे पूछा जाए सर सबके प्रोटॉन कितने, सर जो भी नीचे नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है वही लगा दो। प्रोटॉन का नंबर सबसे आसान सा है सर, सबसे आसान सा है
ठीक है, प्रोटॉन का नंबर सबसे आसान सा। न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, ऊपर से नीचे माइनस करना है। न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, ऊपर से नीचे माइनस करना है। न्यूट्रॉन के लिए ऊपर से नीचे माइनस करना है, यहां से यहां माइनस कर दो। सर ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, सब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बहुत आसानी से प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बहुत आसानी से प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। पक्का। आज आप जब घर पे करेंगे प्रैक्टिस तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा। अब कल होके मैं तुमसे पूछ दूं, एक बड़ी बात पूछ दूं कि भाई साहब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दूं कि भैया CO2 के मॉलिक्यूल में, सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अगर मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सर एक एटम किसका, कार्बन का, और 2 एटम किसका, ऑक्सीजन का। अब मैं आपसे यह पूछूं कि भैया एक बात बताइए, सर इसके अंदर एक मॉलिक्यूल अगर CO2 का लिया जाए तो उसके अंदर, सर एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर अगर कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स, तो भैया ये कैसे निकाल सकते हो। सुन लो बस लास्ट चीज, इसके बाद छोड़ दूंगा, ध्यान सुनो। ये देखना सर CO2 के अंदर, अब बताओ सर मॉलिक्यूल किससे मिलके बना था, एटम से। मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है। सर इसके अंदर एक एटम किसका है, कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन का। ऐसे में ना लिखूं तब भी आपको दिख रहा है कि एक एटम कार्बन का। चलो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं। सर कार्बन के अंदर एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई साहब, 6। सर एक एटम में 6। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने होते हैं, सर 8। सर कितने एटम्स हैं, 2। सर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सर एक मॉलिक्यूल में 22 हो गया क्या, सर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 22 हो गया। कैसे निकाला, अरे भैया कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। 2 एटम है ऑक्सीजन के तो 8 इंटू 2। सिमिलरली प्रोटॉन निकालने जाओगे तो 6 प्लस 8 इंटू 2। सर ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 22। सर न्यूट्रॉन निकालने जाओगे, सर न्यूट्रॉन भी कितना आएगा, एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो। तो क्या सर हम ये बातें कर लें आज। किसी मॉलिक्यूल के अंदर निकालना हो तो कोई टेंशन नहीं, बस एटम्स को, जो एटम में होता है वही मॉलिक्यूल में होता है। एटम को जोड़ जोड़ के ही तो मॉलिक्यूल बनना है भाई, एटम को जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूल बनना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ नहीं सर, इलेक्ट्रॉन एटम का निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दो, न्यूट्रॉन्स निकाल दो, हो जाएगा। पक्का। तो चलो भैया एंजॉय करो। आज की कहानी बस इतनी है। कोशिश करिएगा आप सब लोग कि भैया हम लोग जितना हो सके आप हाँ, लेकिन इस क्लास को ऑब्वियस है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, बेटा टाइम देख के पढ़ोगे तो अब वो टाइम जा चुका है। जो टाइम देख के आगे सर 3 बजे छोड़ दीजिए, 3:15 बजे छोड़, बेटा सिलेबस यहाँ पर मैटर करता है। सिलेबस अगर लगेगा मुझे कि भैया 3:15 तक पढ़ाना है, मैं 3:15 तक पढ़ाऊंगा। लेकिन बस मैं आपसे कुछ शुरुआत में जो रिक्वेस्ट करा, शुरुआत के जो 20-25 मिनट मैंने दिए हैं उसको दिमाग में रखिएगा, ज्यादा इधर उधर मत भटकिएगा। आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ हो सकता है लग रहा हो कि अरे सर कल जो आएंगे उनको आज की क्लास छोड़ने का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा, और आज आप पढ़ के नहीं आएंगे तो कल आपकी क्लास में अंदर ही अंदर रोना आ जाएगा कि यार सेकंड दिन पे ही मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं कैसे सीखूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जितना हो सकता है सब लोग रिवीजन करें। रिवीजन करके हर एक क्लास में पहुंचोगे ना, सच बता रहा हूं हर एक क्लास मस्त जाएगी। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करे, सीधा उठे, हाँ अरे चल यार उठ के क्लास ले लेते, ऐसे मूड से आए तो भैया समझ जाओ हर एक क्लास आपको रुला के जाएगी, और सिलेक्शन तो दूर की बात है। तो प्लीज सब लोग से रिक्वेस्ट है, कोशिश करिएगा आप सब लोग, उम्मीद करते कि आप सब लोग ऐसे ही जिस जोश और जिस एनर्जी के साथ आज बैठे थे उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ बैठे रहिए। और बस क्लास को अगले 7-8 महीने तक यही बोरिंग काम, रोज दिन उठना है, बैठना है, पढ़ना है, चुपचाप प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है, बस यही सब बोरिंग काम करना है। बस यही 3 सफलता के स्टेप्स हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करते रहिए, सफलता लेके जाइए। ओके गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो।